नमस्कार, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। आप देख रहे हैं योर स्टॉक्स। मैं हूं रक्षा रावत और मेरे साथ है मेरी सहयोगी कनिष्का सरकार। और अगले 1 घंटे ये शो आपका शो है जहां आप अपनी क्वेरीज भेजेंगे और हमारे दिग्गज एक्सपर्ट्स उन सवालों पर सटीक राय पेश करेंगे। तो चलिए शो की शुरुआत करते हैं, लेकिन मार्केट चेक एक बार ले लेते हैं क्योंकि बाजार ने न्यू ईयर का वेलकम बहुत अच्छे से किया है और बाजार में अच्छी खासी खरीदारी लगातार तीसरे दिन बरकरार है। निफ्टी को देखें तो 140 अंकों की तेजी के साथ 26,280 के लेवल के आसपास कारोबार कर रहा है। बैंक निफ्टी नए रिकॉर्ड स्तर पर, जी हाँ, नया रिकॉर्ड बनाया है और जो रिकॉर्ड है वो 1 दिसंबर के बाद अब बना है। लगातार 22 सेशन के बाद अब नए रिकॉर्ड स्तर पर और 60,118 रुपए का नया रिकॉर्ड बनाया है। फिलहाल देखें तो 378 अंकों की तेजी के साथ 60,090 के लेवल के आसपास कामकाज कर रहा है। तो काफी अच्छी खरीदारी बाजार में हमें देखने को मिल रही है। मिड कैप के शेयरों की बात की जाए तो मिड कैप इंडेक्स में भी अच्छी खासी खरीदारी है। करीब करीब 480 अंकों की तेजी के साथ 61,200 के भी ऊपर कारोबार कर रहा है। अगर स्मॉल कैप इंडेक्स की बात की जाए तो अच्छी खासी खरीदारी यहाँ पर भी है। करीब करीब 100 अंक से ज्यादा की तेजी 17,820 के लेवल के ऊपर कामकाज करता हुआ। गेनर्स की लिस्ट आज देखें तो जी हाँ, कोल इंडिया 3.5% से ज्यादा की तेजी यहाँ पर देखने को मिल रही है। इसके अलावा एनटीपीसी में भी 3% से ज्यादा की खरीदारी। ट्रेंट यहाँ पर 2.5% से ज्यादा की मजबूती के साथ कामकाज करता हुआ। इसके अलावा हिंडाल्को में भी 2% से ज्यादा की मजबूती है। तो ओवरऑल बाजार पॉजिटिव जो है वो रिएक्ट कर रहा है। न्यू ईयर का जो है वेलकम बहुत अच्छे से किया है मार्केट में। 31 को भी बाजार में अच्छी खासी खरीदारी थी। इसके बाद कल भी बाजार में जो हरा निशान हमें देखने को मिल रहा था और आज बेहतरीन खरीदारी। एडवांस डिक्लाइन रेशियो की बात की जाए तो यहाँ पर 2009 स्टॉक ऐसे हैं जो कि हरे निशान में कारोबार कर रहे हैं और जो डिक्लाइंस का पड़ रहा है वहाँ पर 808 स्टॉक कारोबार करते हुए। लेकिन अगर लूजर साइड की बात की जाए तो आईटीसी, जी हाँ, जो खबर आई थी उसके बाद आईटीसी में कल भी गिरावट थी और आज भी आईटीसी जो है वो गिरावट यानी करीब करीब 4% की गिरावट के साथ कारोबार करता हुआ। तो ये था बाजार का ब्यौरा। लेकिन अब फटाफट से हमारे जो दिग्गज मेहमान हैं उनको जोड़ लेते हैं। आपके सवालों का जवाब देने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं निमेशठाकर.com के निमेश ठाकर और जियोजित इन्वेस्टमेंट के गौरांग शाह जी। बहुत बहुत शुक्रिया ईटी नाउ स्वदेश को समय देने के लिए निमेश जी और गौरांग जी। बाजार में अच्छी खासी खरीदारी, निफ्टी बैंक रिकॉर्ड स्तर पर, लेकिन अभी निफ्टी रिकॉर्ड स्तरों से थोड़ा दूर नजर आता हुआ। गौरांग जी, आपके पास आना चाहूंगी। इंडेक्स को कैसे देख रहे हैं आप? ये खरीदारी आगे कितने दिन कंटिन्यू रह सकती है? बहुत बहुत धन्यवाद इस मंच पर आमंत्रित करने के लिए। सभी को प्रणाम और शुभ दिन हमारे तरफ से। एक छोटा डिस्क्लोजर पहले दे देते हैं कि जो भी निवेश लायक रणनीति आज इस कार्यक्रम में रखेंगे ये हमारे रिसर्च टीम की तरफ से राय है, बुनियादी तर्क के आधार पर लंबी अवधि के लिए। इसमें हमारी कंपनी अथवा मेरा किसी भी प्रकार का निजी निवेश नहीं है, ना ही किसी प्रकार का वित्तीय लाभ मिलता है, ना ही किसी प्रकार का कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। लेकिन इसी स्तर पर राय हम हमारे क्लाइंट्स को देते हैं, संभव है कि उनका निवेश हो। तो देखिए, शुरुआत अच्छी हुई। आखिरी दिन भी हमने पिछले साल का रुझान बेहतर था और कल और आज में हमने 26,250 के पार जाकर के काम कर रहे हैं। निफ्टी पर सेंसेक्स भी आगे बढ़ रहा है। बैंक निफ्टी में मेरे ख्याल से दिसंबर महीने के बाद एक नया सर्वोच्च स्तर हमने देखा और छोटे मझोले सूचकांक में भी रुझान बेहतर। कुछ ही अंक से हम चूक रहे हैं। जो नया सर्वोच्च स्तर हमने निफ्टी में बनाया था करीबन 26,325 के आसपास का, संभवता है कि इस हफ्ते या अगले हफ्ते शायद हम प्रयास करेंगे उसके पास जाने के लिए और पार करने के लिए, एक नया शिखर बनाने के लिए। लेकिन क्योंकि पिछले 2-3 दिनों में एक अच्छा खासा ऊपर का दायरा हमने देखा है, तो संभवता पूर्वक है कि छोटी मध्यम अवधि ने जिसने भी कारोबार किए होंगे वो शायद मुनाफा समेटने भी आए, जिसके कारण थोड़ा बहुत नीचे की तरफ का स्तर हम देख सकते हैं। लेकिन लंबी अवधि के लिए जहां पर हमारा मानना है एक बहुत ही सकारात्मक रुझान आने की संभावना है इस साल पिछले साल की तुलना में। 10 जनवरी से तीसरी तिमाही के नतीजे आना शुरू हो जाएंगे और अगले महीने फरवरी में बजट। तो ये सब समीकरण शायद एक सकारात्मक रुझान बाजार में आए, ऐसा लग रहा है।
ठीक है, तो ये थी बाजार पर राय गौरांग की तरफ से। थोड़ी बहुत क्योंकि हम इतनी रैली जो है बाजार में देख रहे हैं, तो थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग भी जो है अगले कुछ सेशंस में देखने को मिल सकती है। तो ये था वर्ड गौरांग की तरफ से। पर अब चलते हैं अपने अगले क्वेरीज की तरफ। हमारे साथ जुड़ रहे हैं मुकेश जी। मुकेश जी, बताइए आप कहाँ से बात कर रहे हैं, और सबसे पहले आपको न्यू ईयर की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको शुभकामनाएं मैडम। मैं दिल्ली हरिनगर से बात कर रहा हूँ। मुझे एक्चुअल में ये जानना था, मेरे पास शेयर है एनटीपीसी के 85 शेयर 369 के रेट के ऊपर जी। तो ये अगर मैं इसको होल्ड कर चलूँ, या मैं थोड़ा जब भी जैसे आज प्राइस 343 है तो मैं एवरेज कर लूँ, थोड़ा प्राइस और शेयर बाय कर लूँ जैसे मैं। ओके, ठीक है। निमेश, आपसे लेते हैं ये पहला सवाल, और सबसे पहले आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं न्यू ईयर की। मुकेश जी के पास एनटीपीसी के शेयर्स हैं, इनका बाइंग प्राइस 369 है। आज एनटीपीसी इनफैक्ट टॉप गेनर है निफ्टी का, तो अच्छा कारोबार कर रहा है, लेकिन इनके बाइंग प्राइस से अभी भी थोड़ा नीचे ही है। अगर हम पिछले 6 महीने का ट्रेंड देखें तो बहुत ज़्यादा रिटर्न्स नहीं दिए, लगभग बस 4% के रिटर्न्स हमने एनटीपीसी में देखे हैं पिछले 6 महीने में। बट जैसे कि हम अब 2026 में एंटर कर रहे हैं, तो क्या एक्सपेक्टेशन रहेगी? क्या इस साल हम बहुत अपसाइड देख सकते हैं एनटीपीसी के स्टॉक में? क्या ये जो निफ्टी गेनर की पोजीशन मेंटेन हो सकती है आगे जाके? वेरी गुड आफ्टरनून एंड हैप्पी न्यू ईयर टू एवरीवन। जिस तरह से एनटीपीसी का चार्ट स्ट्रक्चर रहा है, पिछले पूरे साल स्टॉक ने एक साइडवे मूव दिया है और अभी भी एक साइडवे रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है। हालांकि पिछले 3 दिनों से अगर आप देखें तो नीचे की तरफ 322 से लेके आज 350 तक, यानी स्टॉक में पिछले 3 दिनों में एक अच्छा मूव दे दिया है। मैं मानता हूं कि एनटीपीसी के अंदर जो है वो डेफिनेटली आपको बने रहना चाहिए। ऑलरेडी आपकी एंट्री पॉइंट है वो थोड़े हायर लेवल के ऊपर है, पर अभी जिस तरह से स्ट्रक्चर है, ऊपर में 350 का एक रेजिस्टेंस एरिया आ रहा है जहां पर बार बार एक रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। अगर 350 के ऊपर निकल जाता है तो स्टॉक में आने वाले दिनों में एक अच्छा मूव देखने को मिल सकता है, और मैं मानता हूँ कि ऊपर में 410 रुपए तक के चांसेस जो है वो बन रहे हैं एनटीपीसी के अंदर। तो फिलहाल नजरिया मेरा बुलिश है। ऑलरेडी शॉर्ट टर्म में एक रनअप आ गया है, तो अभी एक रेजिस्टेंस एरिया के पास है। अगर 350 के ऊपर निकलता है तो आप यहाँ से एवरेज आउट कर सकते हैं और अपनी बाइंग प्राइस जो है वो नीचे कर सकते हैं। ऑल ओवर मुझे लग रहा है कि आपको 410 तक ये काउंटर के अंदर होल्ड करना चाहिए, और आने वाले दिनों में 410 तक के लेवल देखने को मिल सकता है। टीपीसी पर होल्ड करने की सलाह यहाँ पर आती हुई निमेश जी की ओर से 410 के भी लेवल आने वाले दिनों में देखने को मिल सकते हैं। लेकिन अगले लाइव कॉलर की ओर बढ़ लेते हैं। यहाँ पर अगले लाइव कॉलर हमारे साथ आलोक फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। गुड आफ्टरनून आलोक, बताइए कौन से शेयर पर राय जानना चाहते हैं आप? सर नए साल की आपको शुभकामनाएं। सब ठीक। मेरे पास है ना एबीबी है 6000 रुपए से, एबीबी ओके। और अल्काइनमेंट 2250 रुपए से अल्काइनमेंट। जी बिल्कुल, तो एबीबी इंडिया के आपके पास 10 शेयर हैं। नजरिया कितने समय का है आपका? लॉन्ग टर्म का है। बिल्कुल, तो लॉन्ग टर्म नजरिया आपका। एबीबी इंडिया 6000 के लेवल की खरीदारी 10 के लेके मेरा 1 साल हो गया है, और अल्काइनमेंट लेके मेरा 3 साल हो गया है। ओके, तो आपकी जो खरीद भाव है वहां से दोनों ही शेयर नीचे कारोबार करते हुए। हाँ। एबीबी इंडिया के अगर चार्ट को देखें तो पिछले 6 महीने में 12.5% टूट चुका है ये शेयर, यानी आपके जो भाव है वहां से 13% की गिरावट आप नजर आ रही है। इसके अलावा अगर बात करें कि अल्काइल की, तो यहाँ पर 9% टूट चुका है साल में। लेकिन अगर इसके खरीद 6 महीने का चार्ट देखिए तो 30% की गिरावट यहाँ पर नजर आ रही है, और आपका खरीद भाव 2250 का है, और आपके पास 10 शेयर है। लेकिन फिलहाल लॉन्ग टर्म नजरिया आपका। लेकिन गौरांग जी, आपके पास आना चाहूंगी, दोनों ही शेयर पर लंबी अवधि का निवेश है इनका, लेकिन खरीद भाव से नीचे वो कारोबार कर रहा है, काफी समय से होल्ड भी कर रहे हैं। क्या करना चाहिए अब इनको? तो सबसे पहले तो मेरे ख्याल से एबीबी पर हमारी खरीदारी की राय है। तो मेरी टिप्पणी जो है वो फिलहाल खरीद फरोख्त को लेकर के एबीबी इंडिया तक सीमित रखूंगा। अल्काइल अमाइंस के ऊपर मैं शायद क्षेत्र के ऊपर एक टिप्पणी करूं, जिससे थोड़ा बहुत सहायता इनको मिल सकता है। तो एक कैप गुड्स इंजीनियरिंग क्षेत्र से जुड़ी हुई कंपनी है एबीबी इंडिया। ऊपरी तरफ शेयर की संख्या मेरे ख्याल से 10 शेयर ये बता रहे थे, मुझे ठीक से सुनने में नहीं आया, और मौजूदा स्तर करीबन 5200 के आसपास। देखिए, अगर इनके पास निवेश लायक पूंजी है
तो मैं इनको कहूंगा कि आप इस स्तर पे, अगर आपके पास पहले 10 शेयर खरीदे हुए हैं, तो इस स्तर पे 10 या फिर थोड़ी बहुत अगर पूंजी निवेश के लिए ज्यादा है, तो आप थोड़े बहुत ज्यादा शेयर यहाँ पर खरीदारी करें। लंबी अवधि के लिए जैसे हमने कहा, बुनियादी दर के आधार पर हमारी खरीदारी की राय है, और अनुमानित लक्ष्यांक जो मैं इनको बता सकता हूँ हाल फिलहाल, वो करीबन 5,800 से 5,900 के बीच में है। तो बहुत ही अनिवार्य होगा कि ये कुछ संख्या इस स्तर पर जुड़े ताकि इनका खरीद का भाव नीचे आ जाए एबीबी इंडिया में, और लंबी अवधि के लिए बने रहे। जहां तक प्रश्न है अल्काइल अमाइंस का, तो ये एक मेरे ख्याल से स्पेशलिटी एग्रोकेमिकल से जुड़ी हुई कंपनी है। क्षेत्र में अगर आप देखने जाए तो रुझान को लेकर के इतना कुछ देखने नहीं मिला है, लेकिन अब संभवता पूर्वक ये परिस्थिति नजर आती है कि स्थानीय मार्केट में तो जो अवसर है स्पेशलिटी एग्रोकेमिकल्स को, वो बढ़ते हुए नजर आएंगे, और एक्सपोर्ट मार्केट मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी लेकर के आएगा। अब विशेष रूप में यहाँ पर तो टिप्पणी नहीं कर सकूंगा अल्काइल अमाइंस पर, क्योंकि खरीदारी की राय नहीं है, यहाँ पर किसी प्रकार की टिप्पणी नहीं कर सकूंगा, लेकिन एक सक्षम और मजबूत कंपनी है। अब निर्भर होता है इनका नजरिया क्या है। यहाँ पर एबीबी इंडिया पर तो बुलिश नजर आते हुए, लेकिन अल्काइल पर इनकी खरीदारी की राय नहीं है, इसलिए कवरेज क्षेत्र से बाहर नजर आ रहे हैं। लेकिन निमेश जी, आपके पास आना चाहूंगी। 2250 के लेवल की इनकी खरीदारी है और 10 शेयर्स हैं इनके पास। लॉन्ग टर्म का इनका नजरिया है, आगे कौन से लेवल दिख रहे हैं जो इनका खरीद भाव है वो कब तक वापस आ सकता है? देखिए, ये कहना डिफिकल्ट है कब तक वापस आ सकता है, लेकिन जिस तरह से केमिकल स्पेस के अंदर हम लोग मूवमेंट देख रहे हैं, सभी स्टॉक ऑलमोस्ट 52 वीक लो के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। और हालांकि ये स्टॉक के अंदर जो सपोर्ट एरिया बन रहा है वो 1550 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया बन रहा है, और अभी रिसेंटली 2 दिन पहले ये लेवल को टेस्ट करके स्टॉक में हम लोग जो है बाउंस देख रहे हैं। मैं मानता हूँ कि स्टॉक के अंदर अगर आप देखें तो 21 ईएमए का जो लेवल आ रहा है वो 1640 के करीब आ रहा है। तो अगर 1640 के ऊपर स्टॉक निकलता है तो मैं मानता हूँ कि स्टॉक के अंदर एक अच्छा बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। तो फिलहाल ये लेवल से तो होल्ड करना चाहिए। नीचे की तरफ स्टॉप लॉस जो है वो 1550 का लगा के, और ऊपर मैं मानता हूँ कि अगर यहाँ से ट्रेंड रिवर्सल मिलता है और ग्लोबल अनसर्टेनिटी थोड़ी कम होती है तो स्टॉक ऊपर में 1800 रुपए तक देखने को मिल सकता है, पर एग्जैक्ट टाइम फ्रेम बताना डिफिकल्ट है। ठीक है, तो एग्जैक्ट टाइम फ्रेम बताना थोड़ा डिफिकल्ट रहेगा, लेकिन 1800 के लेवल्स आप टारगेट समझकर रख सकते हैं अल्काइल अमाइंस के लिए। पर अब चलते हैं अपने अगले कॉलर की तरफ। विजय जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विजय, गुड आफ्टरनून, बताइए आप कहाँ से बात कर रहे हैं और न्यू ईयर की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। विजय, आपको हमारी आवाज आ रही है? जी गुड आफ्टरनून मैम, मेरा नाम केशव भारद्वाज है और मेरे पास 2 स्टॉक्स हैं मैम जी। एक तो टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल है जी, और एक अमरा राजा बैटरी है। मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूं, और टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल 500 शेयर एट द रेट ऑफ 360 और अमरा राजा 125 शेयर एट द रेट ऑफ 950। ओके, और तो 2-3 साल का नजरिया है मैम मेरा। ठीक है, दोनों ही स्टॉक्स इनके ऑटो सेक्टर के हैं। टाटा मोटर्स पे लगभग इनके खरीद भाव के पास ही स्टॉक है अभी। अमारा राजा में लेकिन इन्हें लगभग 3000 का नुकसान अभी हो रहा है। गौरांग, क्या राय रहेगी आपकी? क्या इन्हें दोनों होल्ड करके चलने चाहिए? लॉन्ग टर्म में क्या अपॉर्चुनिटीज बनती दिख रही है? अमारा राजा बैटरीज ईवी स्पेस में एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है, तो क्या लगता है एक सिग्निफिकेंट अपसाइड क्या हमें देखने को मिल सकता है? टाटा मोटर्स पीवी में थोड़ी अंडर परफॉर्मेंस हमने पिछले दिनों देखी है, तो क्या ये 2026 पे भी कंटिन्यू होगी, या फिर ये अपने 2 से 3 साल का जो इनका नजरिया है उसके लिए दोनों स्टॉक्स होल्ड करके चल सकते हैं? तो कनिष्का जी, मुझे लग रहा है कि केशव जी थोड़े बहुत सुलझे हुए निवेशक है, क्योंकि जो पसंदगी इनकी है, एक है ऑटो क्षेत्र में निवेश टाटा मोटर पीवी, और दूसरा निवेश है ऑटो एंसिलरी ओरिजिनल इक्विपमेंट प्रोवाइडर कंपनी जैसे कि हमारा राजा बैटरी और हमारा राजा मोबिलिटी। अब दोनों ही एक दूसरे के ऊपर निर्भर है, और मेरी सूझबूझ समझ और अनुभव ये कहता है कि अगर ऑटो क्षेत्र अच्छा करता है आने वाले भविष्य में, तो ऑटो क्षेत्र से जुड़ी हुई जो भी कंपनियां हैं जो टायर बनाती हैं, ओईएम सेगमेंट की कंपनियां, उदाहरण के तौर पर हमारा राजा मोबिलिटी, या फिर बाकी अन्य पुर्जे बनाने वाली कंपनियां, ये सभी सकारात्मक रुझान लेकर के आएंगे, क्योंकि ये बहुत करीब से जुड़े हुए एक दूसरे के ऊपर निर्भर है। तो पहले तो मैं मेरी टिप्पणी हमारा राजा मोबिलिटी पर सीमित रखूंगा। खरीदारी की राय है, इनका निवेश अच्छे स्तर पर है,
लंबी अवधि का इनका नजरिया है तकरीबन 2-3 साल का, अगर मैंने सही सुना है तो बने रहे। मेरे ख्याल से 1250 के आसपास के अनुमानित लक्ष्यांक है। ये लक्ष्यांक परिवर्तन हो गया अगर नतीजे बेहतर आए तो। और सबसे अच्छी बात यह है कि आप किसी भी प्रकार के वाहन को चलाइए, चाहे वो पेट्रोल, डीजल, सीएनजी या फिर इलेक्ट्रिक, और इलेक्ट्रिक को तो ज्यादा बैटरी की जरूरत पड़ती है, सभी में ये पुर्जा लगता है बैटरी का। इसके बगैर आपका इंजन जो है वो चालू नहीं होता है। दूसरी तरफ नया मार्केट, जो नया ऑर्डर मार्केट है वो भी दुरुस्त, और रिप्लेसमेंट मार्केट भी उतना दुरुस्त, क्योंकि एक ओईएम सेगमेंट कंपनी है। तो लंबी अवधि के लिए हमारा राजा में बने रहे। टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल और टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल, ये दो विभाजन हुए टाटा मोटर से। पहले जब एकजुट कंपनी थी तब टाटा मोटर में हमारी खरीदारी की राय थी। ये जो विभाजन हुआ है उसके पश्चात अंडर रिव्यू है टाटा मोटर पीवी और टाटा मोटर सीवी, और रिव्यू में होने के कारण मैं विशेष रूप में टिप्पणी नहीं कर पाऊंगा, मैं प्रतिबद्ध हूं। लेकिन मैं इनको आश्वासन देता हूं कि आने वाले समय में जिस प्रकार से ऑटो क्षेत्र में हमने पहले तो ये जो दिसंबर महीने के आंकड़े देखे महीने दर महीने के, वो अच्छे थे। पैसेंजर व्हीकल से ज्यादा कमर्शियल व्हीकल के आंकड़े सुधरते हुए नजर आए महीने दर महीने। और इनकी जो एक प्रोडक्ट है जेएलआर, जो कि हाई एंड सेगमेंट, हाई प्रीमियम प्रोडक्ट है, वो आने वाले भविष्य में बेहतर रुझान लेकर के आएगी और योगदान बैलेंस शीट पर आएगा आय और शुद्ध मुनाफे में। तो लंबी अवधि में अच्छी रुझान, अच्छे नतीजे के कारण शायद शेयर के दामों में परिवर्तन हो सकता है ऊपर की तरफ, लेकिन रिव्यू में होने के कारण मैं विशेष रूप में टिप्पणी नहीं करता। बिल्कुल, तो यहाँ पर दोनों ही शेयर्स पर गौरांग जी की ओर से राय आपको दे दी गई है। लेकिन अब बढ़ लेते हैं आगे, और ऑटो सेक्टर आज अच्छा परफॉर्म कर रहा है। दरअसल दिसंबर सीरीज में ज़्यादातर ऑटो कंपनियों ने जो अपने बिक्री के आंकड़े हैं वो जारी कर दिए हैं। किन कंपनियों का परफॉर्मेंस कैसा रहा ये बताने के लिए हमारी सहयोगी सृष्टि हमारे साथ जुड़ गई हैं। बताइए सृष्टि, कैसे रहे ऑटो सेल्स के नंबर इस बार? काफ़ी शानदार आंकड़े देखने को मिले हैं दिसंबर महीने में, जहां पर देखिए हम लगातार अपने दर्शकों को बता रहे थे कि इस बार भी आपको डबल डिजिट ग्रोथ की उम्मीद करनी है। बट कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट और साथ ही टू व्हीलर कंपनीज की बात कर ले तो इनका जो प्रदर्शन है वो उम्मीद से कई बेहतर आता हुआ दिखा है और इनकी कमेंट्री भी पॉजिटिव है। सबसे पहले आइए शुरुआत करते हैं फिर कमर्शियल व्हीकल स्पेस से ही। यहाँ पर आप देखें टाटा मोटर्स सीवी हो जाए या फिर अशोक लेलैंड या आयशर मोटर्स वीईसीवी, वहाँ पर उम्मीद से कई बेहतर आंकड़े, और आप देखिए जंप नंबर्स में 25 से 27% की ग्रोथ आपको साल दर साल दिखेगी। अब आते हैं टू व्हीलर कंपनीज के आंकड़ों में, जहाँ पर मार्केट कल बंद होने के बाद टीवीएस मोटर्स और हीरो मोटोकॉर्प के नंबर आए और दोनों के ही नंबर सरप्राइजिंगली उम्मीद से कई बेहतर आते हुए दिखे। अब टीवीएस मोटर्स की बात करें तो लगभग 5 लाख का आंकड़ा छूते हुए आ रही है कंपनी, 50% का जंप साल दर साल। वहीं हीरो मोटोकॉर्प 40% की ग्रोथ 4.6 लाख कंपनी ने बेचा है। और देखिए आयशर मोटर्स रॉयल एनफील्ड के लिए भी हम बता रहे थे कि अब हर महीने 1 लाख से ज़्यादा गाड़ियां बिकना जो है वो एक नया नॉर्म बन चुका है, और फिर से एक बार कंपनी ने उसी तरीके की ग्रोथ दर्ज की है। तो काफ़ी अच्छे आंकड़े टीवीएस मोटर और हीरो मोटोकॉर्प की तरफ से भी आए हैं। और इवन हीरो मोटोकॉर्प जो है ये भी जता रहा है कि इनके जो कुछ एक लॉन्चेस हैं वहाँ पे काफ़ी अच्छा प्रदर्शन रहा है, और साल 2025 जो है वो एक्सपोर्ट मार्केट के लिए काफ़ी अच्छा देखने को मिला है। अब बात करते हैं ट्रैक्टर कंपनीज की। यहाँ पर भी उम्मीद से अच्छे ही आंकड़े थे, पर कमेंट्री आने वाले महीनों के लिए भी पॉजिटिव बताई जा रही है, क्योंकि दिसंबर देखिए वो इतना ज़्यादा हैवी मंथ नहीं रहता है ट्रैक्टर कंपनीज के लिए, पर बजाय इसके उम्मीद से बेहतर नतीजे आए हैं। और देखिए साल दर साल ग्रोथ 40% की ग्रोथ दिखा रही हैं कंपनीज, और ये भी कह रही हैं कि आने वाले कुछ महीने जो है वो और अच्छे रहेंगे। अब बात करते हैं पैसेंजर व्हीकल कंपनीज की, क्योंकि देखिए ऑलमोस्ट सारे नंबर्स कल ड्यूरिंग द मार्केट्स आ गए, पर Hyundai के नंबर्स जो हैं वो मार्केट बंद होने के बाद आए। पर यहाँ पर हमने देखा कि हालांकि बाकी सब कंपनीज ने डबल डिजिट ग्रोथ दर्ज की है, पर साल दर साल Hyundai के सेल्स 7% ही बढ़े हैं। वहाँ पर महीने दर महीने भी देखें तो लगभग 12% की गिरावट देखने को मिली है। तो Hyundai मोटर्स के नंबर्स उम्मीद के आसपास ही हैं, थोड़ी सी निराशा हाथ लगी है, बट बाकी कंपनीज ने अच्छा प्रदर्शन किया है। और मारुति ये कह रही है कि जो स्मॉलर एंड ऑफ द कार्स है वहाँ पर अभी भी काफ़ी अच्छी ग्रोथ ऑलरेडी हम देख रहे हैं, और आगे चल के उनका फोकस जो है वो यहीं पे रहेगा। तो आप देख सकते हैं कि चौतरफा खरीदारी हुई है दिसंबर महीने में। अब जनवरी महीना और भी इंटरेस्टिंग रहेगा, क्योंकि कई सारी कंपनीज ऑलरेडी प्राइस हाइक अनाउंस कर चुकी हैं। अब उसका कुछ इम्पैक्ट पड़ता है या नहीं डिमांड पर, ये ज़रूर देखा जाएगा।
बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे सृष्टि ये पूरी जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। लेकिन ऑटो में तो अच्छी रफ्तार है ही, इसके अलावा ऑटो एंसिलरीज में भी अच्छी खासी तेज़ी आज हमें देखने को मिल रही है। निमेश जी, आपके पास आना चाहूँगी, ऑटो या ऑटो एंसिलरीज कौन सा स्टॉक आपको अच्छा लग रहा है, कौन से शेयर्स पर आप बुलिश हैं? देखिए, टू व्हीलर स्पेस के अंदर बजाज ऑटो का काउंटर मुझे जो है वो अच्छा लग रहा है। काफी लंबा कंसोलिडेशन स्टॉक के अंदर ऑलरेडी हो चुका है और जिस तरह से स्ट्रक्चर बना है, मुझे लग रहा है कि स्टॉक आने वाले दिनों में 10,300 तक के लेवल दिखाई देगा। तो बजाज ऑटो के अंदर बाय रिकमेंडेशन है। पहले भी अपने शो के अंदर मैं 9,200 के आसपास बजाज ऑटो के अंदर बाय रिकमेंड दे चुका हूँ। तो अभी मुझे लग रहा है कि ये लेवल के ऊपर भी बजाज ऑटो बाय कर सकते हैं। 10,300 10,800 तक के लेवल बजाज ऑटो में देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो ये थी राय बजाज ऑटो पर। बट गौरांग, एक बार आपसे भी राय लेना चाहूंगी ऑटो स्टॉक्स को लेकर। जैसे कि सृष्टि ने पॉइंट आउट किया, जनवरी में ऑलरेडी काफ़ी कंपनीज जो है प्राइस हाइक्स अनाउंस कर चुकी हैं। तो क्या लगता है जो सेल्स है, अभी तक हमने फेस्टिव मंथ से जीएसटी कट्स जब से अनाउंस हुए सितंबर अक्टूबर से लेकर हमने अच्छा मोमेंटम देखा है। तो ये नेक्स्ट क्वार्टर में Q4 में जनवरी से मार्च के पीरियड में क्या कंटिन्यू होता हुआ दिखेगा प्राइस हाइक्स के बावजूद? कनिष्का, देखिए, एक बात यहाँ पर कहना चाहूंगा कि पहले लोगों की मानसिकता जब वो वाहन खरीदने जाते थे तो ये पूछते थे कि भैया 1 लीटर पेट्रोल या डीजल पर कितने किलोमीटर चलती है ये। आज ये मानसिकता में परिवर्तन हुआ है कि अगर कुछ दुर्भाग्यपूर्ण कुछ घटना होती है तो क्या वो वाहन अंदर बैठे यात्रियों को सुरक्षित रख पाएगा या नहीं रख पाएगा। तो ये जो परिवर्तन हुआ है और जिस प्रकार से सेफ्टी फीचर्स ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने लागू किए हैं और आने वाले भविष्य में लागू होंगे, टेक्नोलॉजी अपग्रेड होगा, अब ये सब आपको सस्ते दाम में तो मिलेगा नहीं, इसके लिए भी आपको दाम चुकाना होगा। और मैंने तो कई सालों बाद ये देखा कि साल के आखिरी 2 महीनों में, पिछले साल की मैं बात कर रहा हूँ, नवंबर दिसंबर 2025 की नई गाड़ियां लॉन्च हुई है। हाँ, ये बात अलग है कि दिसंबर के महीने में इन्वेंट्रीज क्लियर करने के लिए डिस्काउंट देती है, लेकिन नए लॉन्चेस यानी कि उत्सुकता देखिए आप भारत में स्थापित वाहन उत्पादन करने वाली कंपनियों की। और अनुमान ये भी है कि एक्सपोर्ट का जो आंकड़ा आ रहा है ये आने वाले भविष्य में और भी ऊपर जाएगा। तो जैसे मैं टिप्पणी कर रहा था अभी, जब किसी दर्शक मित्र ने प्रश्न पूछा था हमारा राजा मोबिलिटी को लेकर के, हमें लग रहा है कि ऑटो क्षेत्र मात्र इस साल ही नहीं 2026 में, लेकिन आने वाले सालों तक अच्छे खबरें और अच्छे रुझान के साथ चर्चा में रहेगा। हमारी खरीदारी की राय, ऑटो क्षेत्र में 2 पहिया 3 पहिया 4 पहिया कमर्शियल व्हीकल बनाने वाली कंपनी, ट्रैक्टर, एग्री इक्विपमेंट, प्योर कमर्शियल व्हीकल बनाने वाली कंपनी, जिसके ख्याल से कार्यक्रम में नाम लिया था उसका, ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक, ये सब पर हमारी खरीदारी की राय। गौरांग की राय ऑटो सेक्टर पर 2026 भी उम्मीद यही है कि काफ़ी अच्छा रहेगा, चाहे वो सेल्स हो या इनका रिजल्ट्स हो। तो यही उम्मीद है, अच्छे ऑटो सेक्टर जो है चर्चा में बना रहेगा। यह राय गौरांग की तरफ से आती हुई। बट गौरांग, निमेश, बहुत बहुत धन्यवाद आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे सभी व्यूअर्स की स्टॉक क्वेरीज आंसर करने के लिए। थैंक यू सो मच और एक बार फिर आपको नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू। चलिए एक बार फिर से नजर डाल लेते हैं मार्केट के हाल पर। सबसे पहले बात करते हैं बैंक निफ्टी की, जिसने आज एक नया रिकॉर्ड हाई जो है टच किया है। अभी लगभग 60,112 के लेवल पर निफ्टी बैंक जो है कारोबार करता हुआ लगभग 400 पॉइंट्स की तेजी के साथ। अगर हम टॉप कंट्रीब्यूटर्स की बात करें, जिससे निफ्टी बैंक में जो इतना अपसाइड हमें आज देखने को मिल रहा है, लगभग 0.6% का। HDFC बैंक लगभग 0.8% ऊपर। इसके अलावा ICICI बैंक, SBI, येस बैंक, सभी जो ये है टॉप कंट्रीब्यूटर्स है आज ट्रेड में। इसके अलावा येस बैंक, इंडसइंड बैंक, ये सब भी काफ़ी अच्छा ट्रेड कर रहे हैं। तो ये है कुछ टॉप बैंक निफ्टी स्टॉक्स। सिर्फ एक एक्सिस बैंक जो है आज जो ड्रैग बना हुआ है निफ्टी बैंक के स्पेस में। तो उसके अलावा सभी बैंकिंग स्टॉक जो है आज अच्छा खासा कारोबार कर रहे हैं। और बैंकिंग स्पेस आज इसलिए भी फोकस में है बिकॉज कंपनीज के Q3 अपडेट्स आने लगे हैं और अब तक जितने भी अपडेट्स आए हैं काफी पॉजिटिव ट्रिगर जो है हमें देखने को मिला है। तो उसी के चलते आज बैंकिंग शेयर्स में काफी तेजी देखने को मिल रही है। तो अब रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, उसके बाद आपकी सभी क्वेरीज दोबारा आंसर करेंगे।
तो एक बार फिर से स्वागत है आपका IT Now स्वदेश पर। आप देख रहे हैं योर स्टॉक का सेकेंड एडिशन। जी हाँ, अगले आधे घंटे हम फिर से आपकी क्वेरीज आंसर करने वाले हैं। मैं हूँ रक्षा रावत और मेरे साथ है मेरी सहयोगी कनिष्का सरकार। लेकिन बाजार की ओर एक नज़र डालें तो काफ़ी अच्छी खरीदारी। बैंक निफ्टी रिकॉर्ड हाई के आसपास कारोबार करता हुआ 400 अंकों से ज़्यादा की तेज़ी और 60,100 के भी पार निकल चुका है। निफ्टी की अगर बात करें तो 150 अंकों की तेज़ी 26,300 के आसपास कारोबार कर रहा है और रिकॉर्ड हाई से ये भी कुछ ही अंक दूर इस वक्त कारोबार करता हुआ। लेकिन अगर मिड कैप और स्मॉल कैप की बात की जाए तो वहाँ पर भी अच्छी खासी खरीदारी देखने को मिल रही है। आज जो टॉप गेनर की लिस्ट है उसमें कोल इंडिया, जी हाँ, यहाँ पर जो एनर्जी स्टॉक्स है वहाँ पर करंट देखने को मिल रहा है और कोल इंडिया जो NTPC जो है वो निफ्टी के टॉप गेनर में शामिल है और 3.5% की तेज़ी यहाँ पर देखने को मिल रही है। इसके अलावा कोल इंडिया भी 5% की तेज़ी। ट्रेंड की बात की जाए तो वहाँ पर भी करीब 3% की तेज़ी देखने को मिल रही है। लूजर्स की बात करें तो यहाँ पर ITC कल जो 10% टूटा था आज भी करीब 4% की गिरावट यहाँ पर नज़र आ रही है और ब्रोकरेजेस ने यहाँ पर जो है उसको डाउनग्रेड किया है। इसकी वजह से आज गिरावट बढ़ती हुई नज़र आ रही है और 2 दिन की बात की जाए तो यहाँ पर 14% तक टूट चुका है ये शेयर। लेकिन अब आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ हमारे खास मेहमान जो हैं वो जुड़ चुके हैं और आज आपके सवालों का जवाब देंगे ग्लोब कैपिटल के गौरव शर्मा। बहुत बहुत शुक्रिया गौरव जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और आज हमें समय देने के लिए। अगर बाजार की बात करें तो काफ़ी अच्छी खरीदारी, लगातार तीसरे दिन निफ्टी जो है वो तेज़ी के साथ कारोबार कर रहा है। न्यू ईयर पे देखें तो दोनों ही दिन अच्छी खासी खरीदारी और अगर 31 की बात की जाए तो उस दिन भी बाजार ने अच्छा प्रदर्शन किया था। कौन से लेवल्स जो हैं आगे इम्पॉर्टेंट रहने वाले हैं अब निफ्टी और निफ्टी बैंक में, और निफ्टी स्पेशली कब तक जो है वो अपने रिकॉर्ड हाई को वापस टच करता हुआ नज़र आ रहा है आपको? Yes, hi, good afternoon, Raksha, good afternoon, Kanishka. हैप्पी न्यू ईयर टू बोथ ऑफ यू। सभी व्यूअर्स को भी मेरी तरफ से नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक्स फॉर हैविंग मी ऑन द शो टुडे। सो यस, बहुत ही मतलब शानदार परफॉर्मेंस रही है निफ्टी की पिछले 2-3 सत्र में। एक अच्छा और एक चीयरफुल न्यू ईयर है सभी मार्केट पार्टिसिपेंट्स के लिए। पिछले 3 दिनों में बाजार 26,000 के आंकड़े से उठता हुआ भी 26,300 प्लस पे ट्रेड कर रहा है, कंफर्टेबली सस्टेन कर रहा है। आई थिंक दिस इज अ वेरी पॉजिटिव साइन गोइंग अहेड। यहाँ से मुझे बाजार के अंदर ये तेजी आगे 26,500 एंड 26,800 के लेवल से एक्सटेंड होती हुई नजर आ रही है। मिड कैप इंडेक्स के अंदर भी शानदार परफॉर्मेंस है जो कि संकेत दे रहा है कि आगे चल के ब्रॉड बेस्ड बाइंग कंटिन्यू रहने की उम्मीद है। जो बैंक निफ्टी की तरफ से पार्टिसिपेशन मिसिंग था पिछले कुछ सत्र में वो भी अब वापस आता हुआ नजर आ रहा है। पिछले 2-3 सेशन से लगातार फिनोमिनल बाइंग देखने को मिल रही है, वेदर इट इज अ प्राइवेट बैंकिंग पैक या PSU बैंकिंग पैक। ओवरऑल में अच्छी तेजी नजर आ रही है एज वी स्पीक। बैंकेक्स जो प्रीवियस हाई था दैट वाज 60,114 के करीब का, अभी उस लेवल को तोड़ के ऊपर के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। ऑलरेडी निफ्टी इंडेक्स एक आर्म्स डिस्टेंस बचा है फ्रॉम द न्यू हाइज। सो आई थिंक ये बाजार का मूड माहौल क्लियरली संकेत दे रहा है कि एक अच्छा स्टार्ट हुआ है इस साल के लिए और आने वाले दिनों में हमें ये पॉजिटिविटी कंटिन्यू होते हुए नजर आएगी। दिनों में ये पॉजिटिविटी कंटिन्यू होती हुई दिख रही है। गौरव, अब चलते हैं अपने सभी कॉलर्स की तरफ और एक लाइव कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, नवनीत चोपड़ा। नवनीत, हैप्पी न्यू ईयर। बताइए आप कहां से बात कर रहे हैं और किस स्टॉक पर है आपकी क्वेरी आज? गुड मॉर्निंग मैम एंड हैप्पी न्यू ईयर। माई सेल्फ नवनीत स्पीकिंग फ्रॉम नजफगढ़, न्यू दिल्ली जी। एंड माई क्वेरी इज अबाउट आई एम हैविंग 3 IPOs. And for the last 2 or 3 years, I am not getting any kind of return. That is, number 1 is JSW Cement. I bought at 146. And another is GPT Healthcare at 186. And third one is 46 shares of Ganesh Consumer Products at 322. All the shares are shed more than 30%. Okay. गौरव, क्या राय रहेगी आपकी? इन्होंने सभी स्टॉक्स जो है थोड़े ऊपरी स्तर पर IPO के टाइम इन्हें मिले हैं, उसके बाद से इनमें सभी में थोड़ा डिक्लाइन देखने को मिला है। चाहे वो JSW सीमेंट हो, इन्होंने 146 के प्राइस पे खरीदा था, अभी लगभग 122 पे ट्रेड कर रहा है, तो काफ़ी जो है इन्हें नुकसान तो देखने को मिल ही रहा है। GPT हेल्थ केयर भी इन्होंने
186 के प्राइस पे लिया था। गणेश कंज्यूमर की बात करें तो उसमें भी इन्हें अभी थोड़ा नुकसान देखने को मिल रहा है। जीपीटी हेल्थ भी अभी इनके बाइंग प्राइस से काफी नीचे है, 140 के लेवल पर ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। क्या राय रहेगी आपकी, कितने समय में इनके एटलीस्ट बाइंग प्राइस तक ये तीनों स्टॉक्स आ सकते हैं, या फिर इन्हें अपना लॉस बुक करके एग्जिट करना चाहिए और कोई बेटर स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहिए, या फिर 2026 में या थोड़े समय में ये रिकवरी इनकी हो सकती है? लगभग 30% का नुकसान ये सभी स्टॉक्स में झेल रहे हैं। Yes, hi Ganeshka. Let's address one by one. पहला शेयर जो उन्होंने बताया that is JSW सीमेंट का है। अभी बजट आने वाला है, इंफ्रा के ऊपर अच्छा खासा एक बूस्ट मिलने की उम्मीद है। उस अपेक्षा में इंफ्रा रिलेटेड स्टॉक्स जिसके अंदर सीमेंट भी एक पार्ट है, एक उछाल आने की उम्मीद है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ जिस हिसाब से JSW सीमेंट जिस प्राइस पॉइंट पे अभी अवेलेबल है, आई थिंक 130 135 का जोन इसके अंदर जल्दी मिल जाना चाहिए। होल्ड रखने की सलाह रहेगी, वहां पे एक बार सस्टेन कर गया तो एक अप मूव और देखने को मिल जाएगा। आई थिंक अगर 2 से 3 क्वार्टर्स पेशेंटली होल्ड कर लें हमारे व्यूअर, तो उन्हें एक अच्छा अप मूव मिलने की उम्मीद है। दूसरा स्टॉक है जीपीटी हेल्थ। अगेन ये भी नया ही एक काउंटर है। बेसिकली ये इसका एक डिफरेंट टाइप का बिजनेस लाइन है। ये अपने हॉस्पिटल्स चेन के थ्रू अपना इनका बिजनेस लाइन कहता है। अगर इस पर्टिकुलर थीम के अंदर मैं इनके वैल्यूएशन फ्रंट की बात करूं तो रीजनेबली प्राइस्ड इन है। दीज आर नॉट एट ऑल एक्सपेंसिव लेवल्स। टॉप लाइन और बॉटम लाइन दोनों के अंदर मुझे कंसिस्टेंटली ग्रोथ नजर आ रही है। इट इज जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम कि इसके अंदर अभी उस तरीके की प्राइस में अपटेक नहीं दिखाई दे रहा है। आई थिंक ही शुड होल्ड ऑन टू हिज पोजीशन। इसके अंदर आई थिंक आने वाले 2 से 3 क्वार्टर्स के अंदर अगर इसी तरीके की परफॉर्मेंस रहती है तो काफी ब्राइट चांसेस हैं कि 180-85 के लेवल तक ये स्टॉक आ जाएगा। ही शेयर्स पर यहाँ पर गौरव जी की राय आती हुई, और लेकिन अब आगे बढ़ते हैं और पावर फाइनेंसिंग शेयरों की बात करते हैं। आज गजब की गर्मी देखने को मिल रही है सभी शेयर्स में। आरईसी, पीएफसी और इरेडा का शेयर 4 से 5% की तेजी के साथ इस वक्त ट्रेड कर रहा है। डिटेल्स के लिए हमारे सहयोगी अभिषेक सत्यव्रतम हमारे साथ जुड़ गए हैं। बताइए अभिषेक, ये जो तेजी है इसके पीछे की क्या वजह है? देखिए, तेजी की वजह यह है कि पिछले साल हमने देखा था कि तमाम पावर फाइनेंसिंग जो कंपनीज है, पीएफसी है, आरईसी है, इरेडा है, भारी गिरावट आई थी, तो वैल्यूएशन कंफर्ट आ गया है। और इसके अलावा ब्रोकरेज हाउसेज इन कंपनीज को लेकर थोड़े से बुलिश हैं और वैल्यूएशंस थोड़े नरम हो गए हैं। तो ये तमाम चीज़ें हैं जिसके चलते थोड़ा सा जोश आता हुआ दिख रहा है। और आज हम देख रहे हैं कि आरईसी 4% ऊपर है, पीएफसी में 4% की तेजी है, इरेडा जो कि रिन्यूएबल एनर्जी की फाइनेंसिंग करती है और इसमें करीब 5% के आसपास का उछाल है। दोनों शेयरों में आरईसी, पीएफसी में लगातार 3 सत्र की तेजी है। इस हफ्ते आरईसी करीब 7% चढ़ा है और 9 महीने में सबसे बेहतर हफ्ता है आरईसी के लिए। और मार्च 2025 के हफ्ते में आरईसी में 13% की तेजी हुई थी। इस हफ्ते हम देख रहे हैं कि 7% की तेजी ऑलरेडी हो चुकी है। इस हफ्ते 6% पीएफसी चढ़ा है और हमने देखा था कि मई 2025 में एक हफ्ते में 8% के आसपास की तेजी आई थी पीएफसी के शेयर में। तो और दोनों शेयरों के लिए तेजी का ये लगातार दूसरा हफ्ता है। हमने देखा था कि पिछले साल भारी पिटाई हुई थी। अगर हम आरईसी की बात करें, करीब 30% ये शेयर टूटा था। 2021 के बाद की सबसे बड़ी सालाना गिरावट हमने देखी। इसके अलावा पीएफसी में 2015 के बाद की सबसे बड़ी गिरावट हमने देखी और पिछले साल 20% टूटा था। तो भारी गिरावट के बाद अच्छा वैल्यूएशंस काफी ज्यादा आकर्षक हो गए, चीप हो गए और जो ब्रोकरेज हाउसेस का जो कन्विक्शन था उसको लेकर कोई खास कमी आई नहीं। नतीजे जो आए जो Q2 के वो भी हमने देखा कि मजबूत आए थे। सितंबर तिमाही के दोनों कंपनीज के प्रॉफिट बढ़े थे। ब्रोकरेज हाउसेस बुलिश हैं, भारी गिरावट के बाद वैल्यूएशन सस्ते हो गए और ये तमाम रीजंस है कि हम देख रहे हैं कि फिर से जो निवेशक और ट्रेडर हैं शेयरों में एक्टिव होते हुए नजर आ रहे हैं। 13 एनालिस्ट आरईसी पीएफसी को कवर करते हैं और आपको बता दें कि 12 जो हैं उनकी बाय की रेटिंग है आरईसी पीएफसी को लेकर। इरेडा में भी आज हम 5% का उछाल देख रहे हैं। इरेडा के तेजी के पीछे की वजह यह है कि तीसरी तिमाही में जो लोन डिसबर्समेंट है 44% बढ़कर 24,903 करोड़ रुपए रही है और जो कुल लोन बुक है वो 28% के उछाल के साथ 87,975 करोड़ रुपए पर है। ईयर ऑन ईयर के ये फिगर है। इरेडा के भी पिछले साल हमने कमजोरी देखी थी और ये भी शेयर लगभग 130 रुपए तक गिरने के बाद थोड़ा रिकवर करने की कोशिश कर रहा है और आज 5% के आसपास का उछाल है। अगर हम इसके वैल्यूएशंस की बात करें शेयरों की, तो आरईसी का जो वैल्यूएशन है पी है 6 से कम का पी है। पीएफसी के अगर हम प्राइस टू इक्विटी रेशियो की बात करें तो वो है 5 का है और इरेडा के अगर हम पी की बात करें
तो वो है 23 का इरेडा थोड़ा सा महंगा है, लेकिन आरईसी पीएफसी काफी ज्यादा सस्ते हैं। और इसके बाद हम देख रहे हैं कि जो निवेशक हैं वैल्यू हंटिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं और इस हफ्ते में बेहतरीन तेजी हमने अक्रॉस द बोर्ड देखी है। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे अभिषेक इस तमाम अपडेट के लिए। लेकिन गौरव, आपके पास आना चाहूँगी, जो पावर फाइनेंस पर जो भी शेयर्स हैं पावर फाइनेंसिंग के, इन शेयरों में आज अच्छी खासी खरीदारी देखने को मिल रही है। और जैसा कि अभिषेक ने बताया कि जो वैल्यूएशंस है जो कि गिरावट के बाद अब सस्ते हो गए हैं, इसकी वजह से एक अच्छा खासा बूस्ट इन शेयरों को मिला है। आपके लिए आपकी टॉपिक क्या होगी पावर फाइनेंसिंग में? आपने सही कहा, वैल्यूएशन फ्रंट पे ऑल द थ्री स्टॉक्स आर रीजनेबली प्राइस्ड इन। आरईसी पीएफसी के वैल्यूएशंस की बात करें तो प्राइस टू अर्निंग रेशियो इनका 10 से नीचे का है, 5 to 7 के अराउंड चल रहा है। एंड इरेडा का अभिषेक ने राइटली पॉइंट आउट किया 22-23 के करंट चल रहा है। तीनों ही शेयर्स बहुत ही वेल प्लेस्ड हैं, शानदार परफॉर्मेंस है। रिजल्ट्स फ्रंट्स, अर्निंग फ्रंट्स, बोथ ऑन द टॉप लाइन एज वेल एज ऑन द बॉटम लाइन फ्रंट पे आरईसी पीएफसी मुझे खासा इंप्रेस करता है। इन लेवल्स के ऊपर इसे एड अप करना चाहिए अपने पोर्टफोलियो पे। बहुत ही अच्छे प्राइस पॉइंट पे अवेलेबल है ये स्टॉक, और लेकिन हमें व्यू थोड़ा सा लंबी अवधि का रखना चाहिए, बिकॉज बाय वेरी नेचर आरईसी एंड पीएफसी दोनों ही शेयर्स ऐसे हैं जो जनरली स्लो मूविंग स्टॉक्स रहे हैं। ऑफ लेट इनके अंदर 350 से लगभग 380-82 यानी 10% का मूव ऑलरेडी आरईसी का शेयर रिकॉर्ड कर चुका है पिछले 3 ट्रेडिंग सेशंस में। पीएफसी की बात करूं तो मोटामोटी 350 लेवल से 376 के अराउंड ये भी आ गया है। गोइंग फॉरवर्ड यहां से कोई भी अगर कोई प्राइस पॉइंट से छोटा मोटा भी डिप नजर आता है तो वो ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव के लिए भी अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी। इन्वेस्टमेंट की अगर मैं बात करूं, लंबी अवधि के निवेश की बात करूं, फिनोमिनल लेवल्स हैं, इन दोनों ही शेयर्स को लेना चाहिए। इरेडा की जहां तक बात है, इरेडा के अंदर भी प्राइस पॉइंट बहुत अच्छा है, मुझे अच्छा लग रहा है। शेयर के अंदर 155-160 की इमीडिएट चाल आती दिखाई दे रही है। 140 रुपए का चौरस स्टॉप लॉस मेंटेन करके यहाँ पे ट्रेडिंग के लिए कंसिडर कर सकते हैं स्टॉक को। तीनों ही शेयर्स पर बुलिश नजर आ रहे हैं गौरव जी, और तीनों ही जो शेयर्स है लॉन्ग टर्म के लिए खरीदारी की राय यहाँ पर दी जा रही है। थोड़ा भी डिप्स आए तो वहाँ पर बाय करने की सलाह। लेकिन यहाँ पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद वापस लौटेंगे और आपके सवालों का सिलसिला शुरू करेंगे। In association with Bank of Baroda, play the master stroke with Bank of Baroda. माही भाई, कोई कूल बैंक बताओ ना जो कस्टमर के साथ हर कंडीशन में हो। फिर तो एसबीआई कूलेस्ट है। हाँ? 50 डिग्री में, -40 डिग्री में, घने जंगलों में, भूकंप वाले टापू में भी हर कंडीशन में कस्टमर के साथ है। रियली कूल। एसबीआई, द बैंकर टू एवरी इंडियन। ट्रूली। मूड चाहे जो भी हो, अब इंडिया देखेगा मेरा वाला गाना। अगर आपको आपका गाना रिक्वेस्ट करना है, स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पर व्हाट्सएप करो हाय। आपकी रिक्वेस्ट होगी पूरी, क्योंकि ये है रिक्वेस्ट वाला शो। तो अपने रिक्वेस्ट करने के लिए स्कैन द QR कोड। सारे सेलेब्स कर रहे हैं अपना फेवरेट गाना रिक्वेस्ट। क्या आपने अपना फेवरेट गाना रिक्वेस्ट किया? ओनली ऑन रिक्वेस्ट वाला शो एवरी डे 5 to 7 PM ओनली ऑन Zoom TV। नमस्कार, स्वागत है आपका इजीना स्वदेश में। आप देख रहे हैं योर स्टॉक्स और अब वक्त है हमारे स्पेशल सेगमेंट ऑप्शंस के चैंपियन का। चलिए अब देखते हैं ऑप्शंस के चैंपियन जो है आज कौन सा स्टॉक है, और ये बताने के लिए हमारे साथ है आज रेलिगे ब्रोकिंग के अजीत मिश्रा। अजीत, गुड आफ्टरनून, थैंक यू आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। न्यू ईयर की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और बताइए कौन सा स्टॉक जो है आज आपने चूज किया है ऑप्शंस के चैंपियंस में। गुड आफ्टरनून, शुक्रिया, और आपको पूरी टीम को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। तो देखिए, जिस तरीके से नववर्ष की शुरुआत पॉजिटिव टोन पे हुई है मार्केट में, हम देख रहे हैं कि जो की सेक्टर्स हैं
वो स्ट्रांगली पार्टिसिपेट कर रहे हैं, बावजूद इसके कि कुछ एक स्टॉक्स जैसे कि आईटीसी जहां तक एक प्रेशर देखने को मिला है इन लास्ट 2 दिन, तब भी मार्केट काफी स्ट्रांगली बिहेव कर रहा है। मींस ज्यादातर सारे सेक्टर्स आपको रोटेशनल बेसिस पे बाइंग इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, इंडेक्स अपने रिकॉर्ड हाई पे है। तो इनमें जो प्राइवेट बैंकिंग मेजर्स पे जो स्टॉक थोड़ा साइडलाइंस पे थे, मेरा फोकस वहां पे है, खासतौर से एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी बैंक अगर आप देखेंगे तो पिछले करीब 3-4 महीने में नेग्लिजिबल यहाँ पे प्राइस मूवमेंट हुआ है। स्टॉक अपने रिकॉर्ड हाइस के पास एक टाइट रेंज में कंसोलिडेट कर रहा था और अब इंडिकेशन ये है कि ये कंसोलिडेशन जल्दी ही एंड होते हुए नजर आएगा, तो इसको आप प्ले कर सकते हैं थ्रू ऑप्शंस। तो जो 1000 वाला कॉल है एचडीएफसी बैंक का, वो करीब 18.45 के पास ट्रेड कर रहा है। इसको लॉन्ग करने की रिकमेंडेशन होगी 13 के स्टॉप लॉस के साथ 30 तक के पोजीशनल टारगेट्स के लिए। इस पोजीशन में आपका मैक्सिमम नुकसान करीब 3000 रुपए का हो सकता है, जहां पे प्रॉफिट पोटेंशियल 63.52 का है। तो ये थी ऑप्शंस पर राय आज। एचडीएफसी बैंक का है हमारी आज की पिक। बट एक आपको खास जानकारी बता देते हैं जाने से पहले, एफएनओ में ट्रेड करते समय काफ़ी नुकसान हो सकता है इन्वेस्टर्स को। एफएनओ ट्रेडिंग में 10 में से 9 लोगों को नुकसान अक्सर होता है। एफएनओ ट्रेडर्स औसतन 1 लाख रुपए का नुकसान बर्दाश्त करते हैं। घाटा होने के बावजूद 28% ट्रांजैक्शंस के रूप में देना होता है और मुनाफा होने पर 15 से 50% ट्रांजैक्शन के रूप में खर्च होता है। तो सेबी की तरफ से ये डिस्क्लोजर हम आपके सामने रख रहे हैं, तो ऑप्शंस में ट्रेड करते समय ध्यान जरूर रखिए। चलिए अब फिर से चलते हैं अपनी सभी क्वेरीज की तरफ और YouTube से हमारे पास एक क्वेरी आई है। विकास ने हमें लिखा है, उनके पास 300 शेयर्स है जोमैटो के यानी इटर्नल के। उन्होंने 68 के प्राइस पे जो है जोमैटो के शेयर्स खरीदे हैं एक बार, और उनका नज़रिया जो है लॉन्ग टर्म का है। जोमैटो का अगर हम प्राइस ट्रेंड देखें तो लगभग 285 के प्राइस पे ट्रेड कर रहा है, तो अच्छा खासा प्रॉफिट जो है अभी विकास के पास है इटर्नल में। गौरव, क्या राय रहेगी आपकी? क्या उन्हें थोड़ा प्रॉफिट बुक करना चाहिए या फिर कंटिन्यू करना चाहिए, होल्ड करना चाहिए? इसके अलावा उनके पास एक और स्टॉक है आरबीएल, जो उन्होंने 196 के प्राइस पे खरीदा था। तो दोनों अलग अलग सेक्टर्स के इनके पास स्टॉक्स है, तो दोनों पर ही आपकी राय बताइए। पहले तो शानदार रिटर्न्स यहाँ पे वो बना रहे हैं। सेकेंडली यहाँ से उन्हें बुकिंग के लिए बिल्कुल नहीं कंसिडर करना चाहिए। इससे एक चीज समझ में आ रही है कि किस प्रकार से सही तरीके से इन्वेस्ट किया जाए और उसे होल्ड किया जाए तो कैसे रिटर्न्स बन सकते हैं। आई थिंक इट इज क्वाइट अ ब्रिलियंट एग्जांपल ऑफ द सेम कि इन्वेस्टमेंट, हाउ इन्वेस्टमेंट प्लेज वेल। जिस तरीके से करेक्टिव मूव आ चुका है इटर्नल के स्टॉक के अंदर, आई थिंक दीज आर अट्रैक्टिव लेवल्स। अगर गुंजाइश हो यहाँ तो एड ऑन करना चाहिए। प्लस सितंबर क्वार्टर के नतीजे इटर्नल के काफी अच्छे आए थे। वी आर एक्सपेक्टिंग जिस तरीके का आगे का ये फेस्टिव मूड माहौल गया है, जो अभी दिसंबर तिमाही के भी नतीजे उतने ही उत्साह के साथ आएंगे और आने वाले समय के आई थिंक इसके अंदर 350 से 340 का इमीडिएट मूव हम आने वाले 1-8 महीने में मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ स्टॉक के अंदर। देयरफॉर सर्टेनली यहाँ पे एग्जिट करने की या प्रॉफिट बुकिंग की सलाह नहीं होगी, होल्ड या एड की सलाह दूंगा मैं। बिल्कुल, तो यहाँ पर होल्ड या फिर ऐड करने की सलाह दी जा रही है। अगर आप और निवेश करना चाहते हैं तो इन लेवल पर इटर्नल बेहतर लगता हुआ या फिर आगे के लिए आप होल्ड भी कर सकते हैं। अगला सवाल भी YouTube से है, शिवराज का सवाल है। उनके पास भी इटर्नल ही उन्होंने खरीदा हुआ है और 1000 स्टॉक्स इन्होंने खरीदे हैं। 286 का इनका खरीद भाव है और फिलहाल जो लेवल्स है इटर्नल के वो करीब 285 के लेवल के आसपास है, यानी अभी जो उनका लेवल है उसी लेवल पर कारोबार कर रहा है। इसके अलावा सात्विक एनर्जी के भी शेयर है, उनके पास 1391 के भाव से उन्होंने खरीदा है और 388 के लेवल के आसपास कारोबार करता हुआ। सात्विक एनर्जी उनके खरीद भाव से नीचे आ चुका है। अगर पिछले 1 साल के चार्ट की बात की जाए तो इसने अपना 52 वीक हाई बनाया था 567 का, वो भी यहाँ पर अक्टूबर के लेवल्स पे, पर उसके बाद लगातार स्टॉक टूटता हुआ 570 के लेवल के आसपास से 385 के लेवल तक आ चुका है ये शेयर। गौरव जी, सात्विक ग्रीन एनर्जी, क्या यहाँ से और गिरावट बढ़ती हुई नजर आ रही है या फिर ये शेयर अब एक बेस फॉर्म में नजर आ रहा है? इसके अलावा इटर्नल पर आपने अभी राय दी थी, पर लेकिन जो इनकी खरीद भाव है वो इसी लेवल का है, तो ये भी क्या करे, ये भी बताइए। फर्स्टली इटर्नल को ही एड्रेस करते हैं।
उनका बाइंग प्राइस बिल्कुल वही है जो अभी करंट मार्केट प्राइस चल रहा है स्टॉक का, होल्ड की सलाह रहेगी। उन्हें भी मैं सुझाऊंगा कि अगर कुछ और कैपिटल निवेश करना चाहें तो एडअप कर सकते हैं। शेयर बहुत अच्छे अट्रैक्टिव लेवल्स पे अवेलेबल है। प्रीवियस सितंबर क्वार्टर में बहुत शानदार नतीजे पोस्ट किए थे। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ दिसंबर क्वार्टर में भी उसी तरीके के अच्छे नतीजे आएंगे। फेस्टिव सीजन पूरा चला है उस टाइम पे, तो इस चीज का एक असर नजर आता ही है। साथ ही साथ में ब्लिंकिट की तरफ से सेल्स कंटिन्यू अच्छे आते चले जा रहे हैं, तो ये एक एडेड एडवांटेज भी है एंड इट विल आल्सो कल्मिनेट इनटू नंबर्स। देयरफॉर अभी भी मैं अपने उसी पॉइंट पे बोलूंगा 350-340 का आंकड़ा मुझे लगता है आने वाले 1-2 महीने में हमें देखने को मिल जाएगा स्टॉक के अंदर। नाउ कमिंग ऑन टू सात्विक ग्रीन। रक्षा, सात्विक के अंदर प्रॉब्लम ये हुई है कि उसके सितंबर क्वार्टर के नतीजे बहुत खराब आए हैं और उसके चलते ये एक हमें डिक्लाइन देखने को मिला है उन रिजल्ट्स के बाद। अब थोड़ा वेट एंड वॉच करना पड़ेगा। इन लेवल्स पे ना तो एग्जिट किया जा सकता है और ना ही फ्रेश बाइंग की सलाह रहेगी। तो फिलहाल मैं होल्ड की सलाह देख रहा हूँ, दूंगा यहाँ पे और वेट करेंगे। इस क्वार्टर के नतीजे देखेंगे किस तरीके से आते हैं। अगर वो डिक्लाइन स्प्री कंटिन्यू रहती है तो सर्टेनली उन्हें एग्जिट कर देना चाहिए अपने स्टॉक से। चलिए, तो ये थी राय एटर्नल और सात्विक ग्रीन को लेकर। पर अब चलते हैं अपनी अगली क्वेरी की तरफ। यूनस ने लिखा है हमें यूट्यूब पर, उन्होंने अपनी क्वेरी भेजी है। एक नया डी स्ट्रीट एंट्रेंट ग्रो जो है उन्होंने खरीदा है। उनके पास 1200 शेयर्स है ग्रो के 181 के प्राइस पे। वो पूछ रहे हैं क्या उन्हें होल्ड करना चाहिए या अपना लॉस बुक कर लेना चाहिए। इस वक्त लगभग 32,000 का जो है या लॉस जो है उन्हें हो रहा है। गौरव, क्या लगता है ये उन शेयर्स में से है जिन्हें कोई न्यू ईयर चीयर देखने को नहीं मिला है? अगर हम पिछले 5 दिन के ट्रेंड की भी बात करें तो स्टॉक लगभग 5% नीचे जा चुका है और इनका जो बाइंग प्राइस है वो भी काफी ऊपर है। 181 के प्राइस पे इन्होंने खरीदा है ग्रो। क्या लगता है क्या इन्हें लॉन्ग टर्म के लिए कंटिन्यू करना चाहिए? जो नए रिसेंट आईपीओज है उनको लेके कई एक्सपर्ट्स ने वैल्यूएशन कंसर्न्स भी पॉइंट आउट किए हैं, तो क्या उनमें से ये एक स्टॉक है जो थोड़ा वॉलेटाइल हो सकता है? कनिष्का, थोड़ा सा यहाँ पे ना हमें ब्रॉडर व्यू लेना पड़ेगा दैट सिंस अभी क्लाइंट ने बताया नहीं है कि ट्रेडर या इन्वेस्टर है, बट नेचर से समझ आ रहा है कि एक समवॉट ऑफ अ ट्रेडिंग नेचर है। 180 के भाव पे उन्होंने अपने हायर पॉइंट पे ही इस स्टॉक को भी परचेज कर लिया है। बट आई थिंक यहाँ चिंता की बात नहीं है। जिस प्रकार से ग्रो की परफॉर्मेंस आ रही है, जिस प्रकार से इनके न्यू क्लाइंट एडिशन है, जिस प्रकार से इन्होंने पेनिट्रेट किया हुआ है स्पेशली अमंग द मिलेनियन स्पेस और द न्यू जर्नी न्यू एज इन्वेस्टर्स सेगमेंट के अंदर, आई थिंक वो इतना जल्दी फेड आउट होते हुए नहीं नजर आएगा। आने वाला समय थोड़ा सा अगर कपल ऑफ क्वार्टर्स का इंतजार कर लें और कैपिटल मार्केट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं टू परफॉर्म बेटर इन 2026, तो आई थिंक मुझे उम्मीद है कि आने वाले क्वार्टर्स बेहतर रिजल्ट्स देंगे और इस शेयर के अंदर वापस एक उछाल लेकर आएंगे। उन्हें होल्ड की सलाह रहेगी। बिल्कुल, तो ग्रो में होल्ड करने की सलाह यहाँ पर आगे के लिए आपको गौरव जी की ओर से दी जा रही है। गौरव जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमें समय देने के लिए और जो दर्शकों की क्वेरीज हैं उनके आंसर्स देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच, ऑलवेज अ प्लेजर। बिल्कुल, तो इस शो को समाप्त करने का वक्त हो चला है, लेकिन बाजार की ओर एक नज़र डाल लेते हैं क्योंकि अच्छी खासी खरीदारी। निफ्टी 26,300 के भी पार निकला है आज के दिन में। तो यहाँ पर फिलहाल देखें तो 150 अंकों की तेज़ी 26,290 के लेवल के आसपास कारोबार कर रहा है। 35 अंक दूर यहाँ से निफ्टी का रिकॉर्ड हाई रह गया है और अभी जो है वो 300 के पार भी निकला था। तो देखते हैं कि क्या आज के सेशन में निफ्टी जो है वो अपने रिकॉर्ड हाई को छू पाता है या नहीं। इसके अलावा बैंक निफ्टी तो नया रिकॉर्ड बना दिया है। 385 अंकों के लेवल की जो अभी खरीदारी अंकों की तेज़ी चल रही है। 60,100 के लेवल के आसपास कारोबार करता हुआ। तो बाजार में अच्छी खासी खरीदारी। निफ्टी बैंक नए रिकॉर्ड हाई पर और निफ्टी में भी जो है वो दिन की ऊपरी स्तरों के आसपास कारोबार होता हुआ। लेकिन इस शो को समाप्त करने का वक्त हो चला है, हमें दीजिए इजाज़त और अगला शो है यहाँ पर स्टॉक्स फटाफट, तो उसके लिए बने रहिएगा। जल्दी मिलते हैं एक ब्रेक के बाद।